2701 मृत्यु की खोज। जब सनी महल के मुड़े हुए बेढंगे दरवाजों तक पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि वह ढहने ही वाला है। दरअसल उसे तो ये भी यकीन नहीं था कि महल ढह भी सकता है। आम इमारतें ईंट, लकड़ी या पत्थर से बनी होती हैं और जागृत दुनिया में जो इमारतें थीं वे सीमेंट या धातु के ढांचों से बनी होती थीं, जिन पर मिश्र धातु की प्लेटें लगी होती थीं। जब उन्हें काफी नुकसान पहुंचा तो वे ढह जाती थीं। हालांकि महल बस धातु से बना था। इसकी ऊंची दीवारों पर कोई जोड़ नहीं था और इसके अनगिनत शिखरों के बीच कोई भेद नहीं था। यह अनगिनत खोखले पाइपों से बने एक विशालकाय ऑर्गन जैसा था। सनी को यकीन नहीं था कि अगर महल कभी गाएगा तो क्या संगीत निकलेगा, और उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि इसका विनाश कैसा होगा। यह कोई बेकार की दिलचस्पी भी नहीं थी। मलबे के नीचे दबने से बचने के लिए उसे ये जानना जरूरी था। हालांकि अभी आश्चर्य करने का समय नहीं है। विशाल सर्प गोमेद नदी की तरह महल से बाहर निकला और कुछ देर के लिए उसके द्वारों और डार्क कैसल की दीवारों के बीच की खुली जगह पर कुंडली मारकर बैठा रहा। फिर वह गायब हो गया और पीछे सिर्फ नाइटवॉकर, उसकी परछाई और सनी रह गए। परछाई स्थिर रही जबकि नाइटवॉकर टूटे हुए पत्थरों पर दबी हुई गाली के साथ लुढ़कता रहा। इस बीच सनी बस एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, अपने काले जले हुए हाथ में पकड़े रेशमी स्क्रॉल को देखता रहा। बारिश से उसकी त्वचा को सुखदायक अनुभूति हुई। एक क्षण बाद वो पुस्तक बिना किसी निशान के गायब हो गई तथा उसकी प्रकाशहीन आत्मा के अंधेरे जल पर खड़े नामहीन मंदिर की प्रतिकृति की वेदी पर पहुंच गई। क्या बकवास है। नाइटवॉकर जमीन पर बैठा अपनी परछाई को एक अजीब शोकाकुल भाव से घूर रहा था, मानो वह खुद भी उस दुख और लालसा की कड़वी भावना को नहीं समझ पा रहा था जो परछाई ने उसके अंदर जगह दी थी, और उस अनचाही भावना से भ्रमित था। सनी को भी छाया से निकलती एक गहरी अवर्णनीय लालसा का एहसास हुआ। दोनों साफ तौर पर चाहते थे कि उनका रिश्ता फिर से ठीक हो जाए और वे फिर से पूरे हो जाएं, फिर से एक हो जाएं, भले ही उनमें से किसी में भी सचेत रूप से उस इच्छा को साकार करने की क्षमता न हो। कितना मार्मिक पुनर्मिलन है। यह एक गहरा अर्थपूर्ण दृश्य लग रहा था। एक आदमी अपनी मृत्यु के साथ फिर से जुड़ने के लिए तरस रहा था। इससे शायद मानव स्वभाव के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था, लेकिन सनी वास्तव में दार्शनिक चिंतन के मूड में नहीं था। उसके जले हुए शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अपना हाथ नीचे करते हुए उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, वो तुम्हारी परछाई है। सनी ने नाइटवॉकर के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, संक्षेप में, शाश्वत नगर ने तुम्हें तुम्हारी परछाई से अलग करके अपना बना लिया है, इसलिए अगर हम उसे तुम्हारी आत्मा से जोड़ दें तो तुम वहां से निकल सकोगे। उसने चुपचाप छाया का निरीक्षण किया। निःसंदेह तुम भी पुनः नश्वर हो जाओगे। नाइटवॉकर ने चारों ओर देखा। महल की पहाड़ी इमारत धीरे धीरे ढह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा विश्व पूर्व में चकाचौंध कर देने वाली चमक और सफेद लपटों में घिरा हुआ है। असंख्य प्रेत छाया सेना के घटते हुए स्वरूप को घेर रहे थे। एक महान टाइटन झील के पार उनकी ओर बढ़ रहा था, और ऊपर से स्टॉर्मसी के विनाशकारी द्रव्यमान को थामे हुए अदृश्य गुंबद टूटने के कगार पर था। लाख कोशिश करने पर भी अचानक नश्वर हो जाने का इससे बुरा क्षण आना मुश्किल था। नाइटवॉकर मुस्कुराया, बहुत बढ़िया लगता है, चलो इसे करते हैं। उसके बेफिक्र लहजे के पीछे गहरा अविश्वास छिपा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सनी के उस वादे को कभी गंभीरता से नहीं लिया था कि वह उसे अनंत शहर से भागने में मदद करेगा। कम से कम सनी ने नाइटवॉकर की चांदी जैसी आंखों में झलकती निराशा की झलक को ऐसे ही समझा था। उसने धीरे से सिर हिलाया, क्या मैं ऐसा कर भी सकता हूं? खैर, यह एक बेमतलब सवाल था। सनी एक सर्वोच्च शक्ति थे, इसलिए अगर वह कुछ करने का फैसला करते तो उनकी इच्छाशक्ति उसे पूरा कर देती। उनका वचन ही सचमुच कानून था, जब तक वो उस कानून को दुनिया पर लागू कर सकते थे। काम शुरू करने से पहले सनी ने युद्ध क्षेत्र की स्थिति का मूल्यांकन करने में कुछ क्षण बिताए। छाया सेना धीरे धीरे नष्ट हो रही थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। हो, कैसी, जेट कहाँ है? उसके किसी भी अवतार को उसकी उपस्थिति का आभास नहीं हो सका। शीघ्र ही उत्तर आया, उसे कनखत की आत्मा ने निगल लिया था। सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। वह क्या थी? उसके 4 अवतार छाया सेना का समर्थन कर रहे थे और इसलिए युद्ध क्षेत्र में मौजूद थे, लेकिन वह सर्वज्ञ नहीं था। उसकी छाया बोध की पहुंच शाश्वत नगर में सीमित थी, और महल द्वीप का अधिकांश उत्तरी विस्तार अब धुंध से घिरा हुआ था। इसके अलावा प्रेतात्माएं मुश्किल से ही परछाई डालती है, इसलिए सनी को भूतिया सैनिकों और उनके नेता, साथ ही जेट को भी समझने में दिक्कत हो रही थी जब उसने अपना पालौकिक रूप धारण किया। यही कारण था कि वो कुछ समय के लिए उससे दूर हो गया था।
तुम्हारा क्या मतलब है, उसे कनक की आत्मा ने निगल लिया था? कैसी ने संक्षेप में उत्तर दिया, मुझे यकीन है कि वह ठीक हो जाएगी। यह अधिक आश्वस्त करने वाली बात होती यदि उसमें अभी भी भविष्य देखने की क्षमता होती। सनी ने दांत पीस लिए। ये जेट है, यह मास्टर जेट है। वो जानती है कि वह क्या कर रही है। वह असहज था, लेकिन जानता था कि उसे इस समय अपना काम स्वयं करना है। विशेषकर इसलिए क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा था। अनंत नगर का गुंबद ढह रहा था। लानत मलानत भूत सेना उत्पात मचा रही थी और कनाख्त का मास नजदीक आ रहा था। पूरी जगह ढहने ही वाली थी। हालांकि इन सभी समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। सनी और उसके साथियों को बस भागना था। हालांकि यह बेहतर था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उन्हें कनाख्त के मांस, आत्मा और पागलपन को मारना पड़े। अब जब सनी को वो मिल गया था जो वह चाहता था, तो वे तीनों भयानक जीवों को स्टॉर्मसी की तलहटी में छोड़कर भाग सकते थे। उनके रास्ते में एकमात्र बाधा थी नाइटवॉकर का भाग्य। जैसे ही नाइटवॉकर और उसकी परछाई पुनः मिल जाएंगे, सनी के पास इस अभियान के अंत के लिए और भी अधिक विकल्प होंगे। इसलिए उसने युवा अमर की ओर देखा और मुस्कुराया, अरे शांत रहो। नाइटवॉकर ने भौहें उठाई। ठीक है, लेकिन ओह, तुमने यह बात इतनी अशुभता से क्यों कही? सनी उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, हाथ बढ़ाया और एक मेमोरी को बुलाया। कुछ ही क्षणों बाद वीवर्स नीडल उसकी मुट्ठी में आ गई। क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी परछाई को फिर से जोड़ने जा रहा हूं। ओह, इससे दर्द हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो। वो प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया, तुम नहीं मरोगे। इसके साथ ही उसके दोनों ओर 4 स्याह काले हाथ प्रकट हो गए। चारों हाथों ने छाया सार से धागा बुना। जला हुआ हाथ लटक रहा था, जबकि मूल हाथों में से दूसरे हाथ ने सुई पकड़ी हुई थी। सनी ने गहरी सांस ली और काम पर लग गए। 2702 शैडो सीमस्टर। विश्राम के दानव ने जीवित प्राणियों को उनकी छाया से कैसे अलग किया था? सनी को कुछ पता नहीं था। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। आखिरकार वो कोई छाया देवता तो नहीं थी। सनी के जीवन में उसने बस एक बार ही ऐसा कुछ देखा था। उसकी मुलाकात उन खोई हुई परछाइयों से हुई थी जो पाताल लोक की सीमा पर ब्राइट कैसल के प्रथम स्वामी के साथियों की थी। सनी को अब भी नहीं पता था कि उनके साथ असल में क्या हुआ था। उसे बस इतना पता था कि इसका कुछ न कुछ या न कुछ जीवों से लेना देना है। जरा सोचिए, महल के केंद्रीय कक्ष में भी कुछ न कुछ तैर रहा था। शायद इसका भी कुछ लेना देना था। बहरहाल, सनी अनाथ परछाइयों के भाग्य का फैसला करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, तब भी और अब भी। विश्राम के दानव द्वारा काटे गए साए इस समय छाया लोक में खींचे जा रहे थे। वहां वे प्राकृतिक चक्र में लौट जाएंगे और शुद्ध सार में बदल जाएंगे, जिसका अर्थ था कि शाश्वत नगर के अमर प्राणी फिर से नश्वर हो जाएंगे। दरअसल नहीं, यह सही नहीं था। वे नश्वर नहीं बनेंगे, वे मर जाएंगे। कनेक्ट के मांस से बने सभी शरीर नष्ट हो जाएंगे। हालांकि सनी को शक था कि यह महान टाइटन को गिरा देगा। उसे विश्वास नहीं था कि उसे इस बात की परवाह है कि उसका शरीर मृत है या जीवित। आखिरकार ऐसा कभी था ही नहीं। अमर प्राणी उस दुष्ट परजीवी के लिए आदर्श मेजबान थे, इसलिए नहीं कि वे जीवित थे, बल्कि इसलिए कि वे अमर थे। इसी तरह कनाख्त का मांस भी मरने वाला नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अनंत नगर में कभी नहीं मरा था, और इसलिए उसकी परछाई शून्य कक्ष में नहीं थी। विश्राम के दानव का जादू उसे रोक नहीं रहा था, या यूं कहें कि जिस जादू ने उसे रोका था वो बहुत पहले ही जा चुका था। हालांकि डैरोन द्वारा बनाए गए अवरोध ने उसे रोक लिया, कम से कम अभी के लिए। ये किसी महान टाइटन को नहीं, बल्कि दुनिया पर एक महान आतंक को फैलने से रोकने के लिए बनाया गया था। किसी भी हालत में सनी और उसके साथियों को कनाख्त के मांस से लड़ना ही होगा। हालांकि अनंत शहर का जादू नाकाम होने के कारण उसका शरीर तुरंत ठीक नहीं हो पाएगा, और न ही वो मृतकों में से जीवित हो पाएगा। इसलिए कम से कम उनके पास एक मौका तो था। शैडो लैंटर्न में खींची परछाइयों को लेकर उसकी चिंताएं बस इतनी ही थीं। हालांकि एक परछाई बाकी थी, नाइटवॉकर की परछाई। बाकी सभी को मौत के आगोश में लौटना पड़ा, लेकिन उस एक को उसके असली मालिक के पास वापस लौटना पड़ा। लेकिन चूंकि सनी को नहीं पता था कि रिपोस के दानव ने उसे किस जादू से काटा था, इसलिए उसे वापस जोड़ने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई प्रासंगिक अनुभव नहीं था। हैरानी की बात है कि सनी ने एक बार कुछ ऐसा ही किया था जो वह करना चाहता था। यह आशीर्वाद के निर्माण के दौरान था। तब उसने तलवार की परछाई को उसके धारक की परछाई में सिल दिया था ताकि उसके भौतिक शरीर को उसके जादू के जाल से जोड़ा जा सके। यह आसान नहीं था, ये देखते हुए कि उसे सफल होने के लिए दुनिया को अपनी इच्छा के आगे झुकाना था।
हालांकि सनी वाकई सफल हो गया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसकी इच्छाशक्ति पहले से ही काफी अत्याचारी थी, लेकिन इसलिए भी क्योंकि उसने वीवर्स नीडल का इस्तेमाल किया था और परछाइयों पर उसका अधिकार था। आखिरकार वो छायाओं का स्वामी था। सनी उस समय एक पालौकिक आतंक था। अब वो एक सर्वोच्च टाइटन था और इसलिए उसकी इच्छाशक्ति कहीं अधिक भयानक थी। इसलिए अगर वो नाइटवॉकर की परछाई को उसके मालिक के पास वापस सिलना चाहता, तो कोई भी उसे यह नहीं बता सकता था कि यह नामुमकिन है। शुरुआत में ये तय करना उसके अधिकार क्षेत्र में था कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। हालांकि मुझे संदेह है कि यह आसान होगा। अपने पीछे पीछे चल रही निर्जीव परछाई पर नाइटवॉकर की परछाई डालते हुए सनी ने उसकी आत्मा में झांका और उसके तारे जैसे केंद्र की शानदार चमक देखी। फिर उसने आगे बढ़कर अपनी सुई से नाइटवॉकर की आत्मा में छेद कर दिया। नाइटवॉकर ने दांत पीस लिए और फिर एक ऐसी गंदी और बनावटी गाली दी कि सनी लगभग शर्मा गया। क्या बकवास है, मुझे नहीं पता था कि ये शब्द एक साथ लिखे गए हैं। शांत हो जाओ, ये तो बस पहली सिलाई है, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। नाइटवॉकर ने चुपचाप उसकी ओर देखा। तो फिर शुरू करो। सनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसा किया। जहां उसका एक अवतार एक अनाथ छाया को उसके दूसरे आधे हिस्से से जोड़ने में व्यस्त था, वहीं सनी के 4 अवतार प्रेत सेना के विरुद्ध इस भीषण युद्ध में छाया सेना का साथ दे रहे थे। सच कहूं तो मैं थोड़ा निराश हूं। सनी को उम्मीद थी कि उसकी सेना डचमैन द्वारा छोड़ी गई असंख्य आत्माओं को पीछे हटा पाएगी। हालांकि वास्तविक परिणाम कुछ हद तक अपेक्षित ही था। आखिरकार डचमैन के कप्तान ने अपनी सेनाएं इकट्ठा करने में हजारों साल लगाए थे। इस बीच सनी अभी 30 साल का भी नहीं हुआ था। मैं सोच रहा हूं कि कुछ हजार सालों में मैं क्या बन जाऊंगा, मेरी सेना कितनी विशाल होगी। खैर, तब तक वो मृत्यु का शासक नहीं रह जाएगा, वह बस मृत्यु बन जाएगा। इसलिए उसकी सेना में संभवतः वे सभी लोग शामिल होंगे जो कभी मरे थे। यदि वो जीवित बच भी गया तो स्वाभाविक है, स्थिति चिंताजनक है। छायाओं की संख्या कम होती जा रही थी। उसकी छायाएं घायल हो गई थी। छाया सेना का दल डार्क कैसल की दीवारों से सटा हुआ था, जो उसकी रक्षा के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त चौड़ी थी। नेफिस अभी भी कनाख्त के पागलपन से लड़ रहा था, लेकिन जेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका मतलब था कि शापित घुमक्कर तबाही मचाने के लिए स्वतंत्र था। हालांकि सनी के दिमाग में स्थिति को बदलने की एक योजना थी। इसके लिए उसे थोड़ा त्याग करना पड़ा, लेकिन बदले में भरपूर फसल मिलने का वादा किया गया। तो फिर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। एक क्षण बाद उसके 3 अवतारों ने छाया सेना को त्याग दिया। केवल कठपुतली को बढ़ाने वाला एक ही अवतार पीछे रह गया। अपने समर्थन और श्राप द्वारा दिए गए भयानक वरदान से वंचित मूक छायाओं को कष्ट सहना पड़ा। अब उनमें से ज्यादातर प्रेतों के हमले में मारे जा रहे थे और कम दुश्मन पराजित हो रहे थे। छाया सेना की अपरिहार्य हार निकट आ गई थी। लेकिन उम्मीद है कि यह ठीक था। तीनों अवतारों ने काले पंख प्रकट किए और हवा में उड़ गए। वे महल की ओर उड़ रहे थे, जिसकी दीवारें तब तक फट चुकी थीं। कुछ क्षण बाद अवतार एक दरार में गिर गए और दृष्टि से ओझल हो गए। 2703 अंतिम बाधा छाया सेना को अंधेरे महल की दीवारों से धकेल दिया गया था और उसका आकार बमुश्किल 1/3 रह गया था। उसे निगलने की धमकी देने वाली धुंध को एक भयानक बर्फीले तूफान ने कुछ देर के लिए रोक लिया था। लेकिन अब जब शीतकालीन राक्षस की छाया पराजित हो गई थी, तो उसने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। अपवित्र साधक गिर गया था और मायावी एम्बर रानी भी गंभीर घावों से भर गई थी। न तो छाया और न ही प्रेत ने शरीर छोड़ा और पैलेस द्वीप खुद को ठीक करता रहा, चाहे वो कितनी भी बुरी तरह से टूटा और बिखरा हुआ था। लेकिन इसके तट पर जो लड़ाई हो रही थी, वो वास्तव में प्रलयकारी थी, किसी भी लड़ाई से अधिक जिसमें सनी ने कभी भाग लिया था। और वो ये लड़ाई हार रहा था। उसकी सेना शुरू से ही नुकसान में थी और जैसे जैसे उसके और भी शेड्स हारते गए, यह नुकसान और भी तेजी से बढ़ता गया। हालांकि हालात में असली बदलाव तब आया जब उसने अपने 3 अवतारों को वापस बुला लिया। उनके समर्थन के बिना छाया सेना का गठन भयंकर गति से पिघलने लगा। लेकिन यह भी सबसे गंभीर मुद्दा नहीं था, वो कमीना। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था शापित पथिक और उसके द्वारा चलाई जाने वाली भयानक तलवार, महान तानाशाह कनखत की आत्मा। ये बात कनाख्त के मांस के आने से पहले की है। अब जब जेट जा चुका था, तो उसके रास्ते में कोई नहीं बचा था, जिसका मतलब था कि वो शैडो लीजन के गठन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह भयावह प्रेत न केवल शैडोज को परास्त कर सकता था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता था। सनी ऐसा नहीं होने दे सकता था। समस्या ये थी कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे।
शैडो लीजन पहले से ही मुश्किल से टिकी हुई थी, या यूं कहें कि टिकने में नाकाम रही थी, और उसके बहुत कम योद्धा शापित पथिक को धीमा कर सकते थे। उससे मुकाबला करना तो दूर की बात थी। उदाहरण के लिए सनी सेंट को उसका रास्ता रोकने का आदेश दे सकती थी, लेकिन इससे केवल उस संरचना का हिस्सा ही ढह जाता जिसका वह समर्थन कर रही थी। क्या करें? क्या उन्हें व्यक्तिगत रूप से उस महान प्रेत का सामना करना पड़ा? उसके केवल 2 अवतार महल के बाहर थे। एक नाइटवॉकर को उसकी भटकती हुई छाया से जोड़ने में व्यस्त था, जबकि दूसरा कठपुतली को मजबूत कर रहा था। सनी संभवतः विशाल पतंगे को त्याग कर युद्ध के मैदान में प्रकट हो सकता था, लेकिन इसका मतलब होता कि उसे छाया सेना का सटीक नियंत्रण छोड़ देना पड़ता। नतीजा उतना ही विनाशकारी होता जितना कि कुछ न करने पर भी। मुझे बस समय खरीदना है। उन्होंने अपने विकल्पों पर बहुत सोच विचार किया, सर्वोत्तम समाधान ढूंढने का प्रयास किया, फिर शीघ्रता से सर्वोत्तम समाधान पर पहुंच गए। युद्धभूमि में शापित पथिक ने जमीन से भूतिया कटार उठाई और धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसने छाया सेना के ढहते हुए स्वरूप पर एक अलग नजर डाली और फिर धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ गया। एक ओब्सीडियन ततैया मूसलाधार बारिश के बीच से उसकी ओर झपटी और उसने सहजता से एक वार करके उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसकी निगाहें ऊपर उठकर आखिरकार उस भव्य काले महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठे विशालकाय पतंगे की काली आकृति पर टिक गई। शापित पथिक ने एक पल उसे देखा और फिर उसकी ठंडी समुद्री आंखों में भयानक द्वेष की आग भड़क उठी। वो भयावह प्रेत आगे बढ़ता रहा तथा अपने रास्ते में आने वाले सभी पर्दों को आसानी से नष्ट करता रहा, जब तक कि बारिश के पर्दे से बिजली की गति से एक ब्लेड अचानक और पूरी तरह से अदृश्य रूप से नहीं गिरता। शापित पथिक ने आखिरी क्षण में ही प्रतिक्रिया दी और उसे रोकने के लिए तेजी से अपनी कटार उठाई। टक्कर ने उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया और उसके पीछे की जमीन एक लंबी और नुकीली रेखा में बिखर गई। वो एक पल के लिए स्थिर रहा, फिर अपनी मुद्रा ठीक की और आगे की ओर देखा। वहां बारिश और घूमती धुंध में छिपी एक काली आकृति खड़ी थी, उसे निर्दयी तीव्रता से घूर रही थी। उसका आबनूस जैसा शरीर हल्के कवच से ढका हुआ था और उसका चेहरा एक घूंघट से ढका हुआ था। उसने अपने एक हाथ में एक छोटी तलवार पकड़ी हुई थी और जैसे ही वो भयावह प्रेत उसे देख रहा था, उसने दूसरी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। दोनों तलवारें धीरे धीरे एक चमकदार चमक के साथ फूल रही थीं, धुंध को रोशन कर रही थी और उसके दुबले पतले शरीर को रेखांकित कर रही थी। वो 9 में से ऑफनी स्लेयर की छाया थी। सनी ने उसे डार्क कैसल की दीवारें छोड़कर युद्ध के मैदान में उतरने का आदेश दिया था। आखिर 9 के एक गिरे हुए सदस्य के भूत का सामना करने के लिए उससे बेहतर कौन हो सकता था? शापित पथिक का भूतिया चेहरा स्थिर रहा, लेकिन उसकी समुद्री रंग की आंखों की गहराई में कुछ बदल गया। उनमें एक पहचान की झलक दिखाई दी, जो एक अकथनीय भावना से रंगी हुई थी। उसके होंठ, जो हजारों सालों से बंद थे, धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो किसी भूले हुए नाम को फुसफुसाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन आखिरकार उनकी कोई आवाज नहीं आई। उस हल्की सी हलचल से बेपरवाह स्लेयर तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। उसके पीछे बिखरी हुई बारिश की बूंदों का एक निशान रह गया और उसके चारों ओर धुंध एक अशांत धारा में बह रही थी। शापित पथिक ने अपना स्थान बदला और अदम्य शक्ति से उसके आक्रमण का सामना किया, जिससे प्रकाश की एक चमक ने चारों ओर सब कुछ डुबो दिया। चमकती तलवारें और भूतिया कटार मेरी दुष्ट इच्छा शक्ति और असीम हत्या के इरादे से प्रेरित होकर एक घातक नृत्य कर रही थी। बजते हुए स्टील की ध्वनि धुंध में गूंज रही थी और एक भयानक धुन में विलीन हो रही थी। छाया और प्रेत ने पलक झपकते ही एक दूसरे पर वार किए, जिससे उनके चारों ओर की जमीन पूरी तरह बिखर गई। स्लेयर बढ़त हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए, बल्कि उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया और रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि वो हारी भी नहीं थी। कम से कम कुछ सेकंड के लिए ये खतरनाक टकराव नाजुक संतुलन में लटका हुआ सा लग रहा था, जिसका मतलब था कि शापित पथिक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था और छाया सेना के गठन तक पहुंचने से रोक दिया गया था। और सनी को बस यही चाहिए था, क्योंकि जब तक स्लेयर उस भयावह प्रेत को और अधिक रोक नहीं पाता, तब तक उसके पास इस पूरी लड़ाई को उलट पुलट करने के लिए पर्याप्त समय हो चुका होगा। 2704 ज्वार मोड़ना स्लेयर ने शापित वांडरर को एक घातक द्वंद्व युद्ध में उलझा दिया, जिससे शैडो लीजन को कुछ समय मिल गया। लेकिन दुख की बात है कि बहुत अधिक समय नहीं है। भले ही वो उस भयावह प्रेत को रोके रही, फिर भी उसकी प्रेतों की सेना खामोश परछाइयों की कमजोर होती संरचना पर हमला कर रही थी। संत, फीट और सर्प ने दुश्मन को पीछे हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी अपार शक्ति भी युद्ध का रुख मोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जल्द ही ये संरचना टूटने वाली थी। प्रेत बिखरे हुए सायों पर छा जाएंगे और उन्हें मिटा देंगे। फिर
वे डार्क कैसल की दीवारों पर हमला करेंगे, उन्हें गिरा देंगे और उसके रक्षकों का वध कर देंगे। अंत में सनी को अपने साए और परछाइयां दोनों खोकर अकेले ही अनंत शहर की भयावहता का सामना करना पड़ेगा। वो संभवतः नेव को बचाने में सक्षम होगा, लेकिन नाइट वॉकर और उसकी छाया को एक साथ जोड़ने वाला अवतार बाधित हो जाएगा, जिससे हाउस ऑफ नाइट के महान संस्थापक का विनाश हो जाएगा। ऐसा तब तक था जब तक कि कनाख्त का मांस पहले इस द्वीप पर नहीं पहुंच गया और कनाख्त की आत्मा के साथ विलय नहीं हो गया, जिससे उन सभी का विनाश हो गया। खून से लथपथ मांस का वो भयावह पहाड़ पहले से ही करीब आ रहा था, उबलते हुए तालाब में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। अब जब वह और करीब आ गया था तो उसका विशाल आकार और भी भयावह लग रहा था। कनख्त का मांस निंदा के बिल्कुल बराबर ऊंचाई पर तो नहीं था, लेकिन उसके करीब था, महल जितना ऊंचा। दरअसल अब जबकि महल ढह रहा था, यह उससे भी ऊंचा हो गया था। घिनौना टाइटन अपने हाथ से ढहते गुंबद की छत तक आसानी से पहुंच सकता था, जिसका मतलब था कि वह आइवरी द्वीप तक भी पहुंच सकता था। वो कठपुतली चलाने वाले के विशाल पंखों को भी फाड़ सकता था या पूरे डार्क कैसल को अपने पैर तले कुचल सकता था। हम उस चीज से लड़ेंगे भी कैसे? सनी जानता था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी न किसी तरह निपट लेगा, लेकिन वो उस खास लड़ाई के लिए उत्सुक नहीं था। हालांकि कनाख्त के मांस के खिलाफ जीवित रहने का मौका पाने के लिए उसे पहले डचमैन और रेत गिरोह से बचना होगा। पहले इस द्वीप के पूर्व में नेफिस और कनाख्त का पागलपन अभी भी एक भयंकर युद्ध में उलझा हुआ था। सनी को नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन पूर्वी आकाश में छाई चकाचौंध भरी चमक को देखकर लग रहा था कि वो पूरी ताकत से लड़ रही है। स्थिति निराशाजनक लग रही थी, लेकिन सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। नाइट वॉकर और उसकी परछाई को एक साथ जोड़ते हुए सनी ने गहरे मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश स्लेयर। उसने अपने लिए पर्याप्त समय खरीद लिया था। डार्क कैसल के सामने टूटे हुए युद्ध क्षेत्र में छाया सेना का गठन थोड़ा बदल गया। महल के विशाल द्वार खुल गए और फिर अचानक नए पर्दों की कतारें उसके मुंह से बाहर निकली। पहले तो सैकड़ों थे, फिर हजारों, ज्यादातर इंसानों के थे, लेकिन कुछ तो शानदार जानवरों के भी थे, और वे सभी बेहद शक्तिशाली थे। सनी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। खैर, स्वाभाविक रूप से वे थे। आखिरकार वे शाश्वत नगरी के अमर प्राणियों की परछाइयां थे। जिस समय उसका जला हुआ अवतार अनाथ छाया को नाइटवॉकर से जोड़ने लगा था, उसी समय बाकी लोग ढहते हुए महल में दाखिल हो गए। भाग्य के एक विडंबनापूर्ण मोड़ में, या उसके अभाव में, वो भागने के तुरंत बाद शैडो लैंटर्न की ओर वापस भागा। उसके अवतार तेजी से शून्य कक्ष में पहुंच गए, जो वास्तव में शून्य कक्ष था। अब उसका अस्तित्व नहीं रहा। वो ऊपर के विशाल हॉल में अंधेरे और फटी हुई धातु के ढेर में विलीन हो गया था। मरता हुआ तारा बमुश्किल एक अंगारा रह गया था, और छाया द्वार की काली दरार भूख से बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। तीनों अवतार बिना रुके अभेद्य अंधकार में डूब गए। छाया लोक में प्रवेश करते ही सनी तुरंत अंधा हो गया। काले टीलों का विशाल विस्तार आमतौर पर अंधकार में डूबा रहता था और केवल सार तूफानों की दूर से आती चमक से ही प्रकाशित होता था। हालांकि इस समय वो चारों ओर से सार की अशांत धाराओं से घिरा हुआ था, जो चमकदार रोशनी में नहा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस क्षण उसकी आंखों के सामने उसके चारों ओर एक सार तूफान पैदा हो रहा था। अनगिनत परछाइयां उस चकाचौंध कर देने वाली चमक में धीरे धीरे घूम रही थी और धीरे धीरे सार की लहरों में विलीन हो रही थी। ये वही परछाइयां थीं जिन्हें उसने विश्राम के दानव द्वारा निर्मित कारागार से मुक्त कराया था और युगों की कैद के बाद मृत्यु के लोक में पहुंचाया था। छाया लोक तेजी से परछाइयों को चीर रहा था, मानो समय उनका पीछा कर रहा हो। वो उन सभी को भर्ती नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 अवतारों के अपने दूत बनकर वो असंख्य लोगों को भर्ती कर पाएगा, कम से कम युद्ध की बाढ़ को मोड़ने के लिए पर्याप्त। और यही उसने किया। अब हजारों अत्यंत शक्तिशाली छायाएं एक काली धारा की तरह डार्क कास्ट के द्वारों से निकली। वे छाया सेना के चारों ओर बहते हुए प्रेतों पर पार्श्वों से उतरी और एक विनाशकारी लहर की तरह उन पर टूट पड़ी। असंख्य भूतिया सैनिकों की तुलना में युद्ध में शामिल होने वाले ज्यादा नए छाया पुरुष नहीं थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक को अनंत नगर के एक अमर निवासी ने ढाला था। वे सभी बेहद शक्तिशाली थे, जिससे क्षीण हो चुकी छाया सेना की शक्ति में भारी वृद्धि हुई थी, इतना कि युद्ध का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाए। छाया सेना पहले भी हारती रही थी, लेकिन अब अचानक उसे बढ़त मिल गई और उसने ईथर योद्धाओं को पीछे धकेल दिया। अनगिनत प्रेत एक ही पल में मारे गए और हर पल और भी नष्ट होते गए। यहां तक कि कोहरा भी मानो उस भयावह संघर्ष के प्रकोप से पीछे हट गया। ऊपर कहीं गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अदृश्य गुंबद का एक षटकोणीय भाग टूट गया
और उसी आकार का एक काले पानी का स्तंभ नीचे गिर पड़ा, जिससे नीचे के खंडहर तुरंत धूल में बदल गए। धूल अब और नहीं हिली, क्योंकि उसने भव्य इमारतों में बदलने की अपनी क्षमता खो दी थी। शापित पथिक एक क्षण के लिए रुका, अपनी सेना का नाश होते देख। फिर वह आगे बढ़ा, एक बेपरवाह हमले से स्लेयर की रक्षा पंक्ति को भेद दिया और उसके ब्लेडों के तीखे प्रहार को सहन किया। वो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन इस बलिदान से स्लेयर को पीछे धकेलने में कामयाब रहा। वो भूतिया कटलास से तो बच निकली, लेकिन उसके खाली हाथ से बच नहीं पाए। विशाल प्रेत का हाथ उसके पेट में घुस गया, जिससे उसे गहरा घाव हो गया और वो दर्जनों मीटर दूर जमीन पर गिर गई। यद्यपि शापित घुमक्कड़ ने अपने घायल प्रतिद्वंद्वी का पीछा नहीं किया। वह भी अपनी पिघलती सेना में शामिल होने के लिए जल्दी नहीं किया। इसके बजाय भयावह प्रेत घूम गया और कनाख्त के मांस के भयानक ढेर की ओर दौड़ पड़ा। सनी सिहर उठी। शाप 2705 कनख्त की आत्मा, धिक्कार है। सनी के पीछे महल फटती हुई धातु की एक गगनभेदी चीख के साथ अंदर की ओर ढह गया। उसके गर्वित शिखर और ऊंची दीवारें ऐसे ढह गई मानो वे कागज की बनी हो, और उसकी नींव जमीन से अलग होकर दांतेदार किनारों के रूप में धीरे धीरे हवा में उठ रही थी। पूरी विशाल संरचना मानो हवा में तैर रही थी। वास्तव में वो उड़ नहीं रही थी, बस एक केंद्रीय बिंदु की ओर खींची जा रही थी। शून्य कक्ष के ऊपर महल का विस्तार नीचे की ओर खींच रहा था, जबकि उसके नीचे की हर चीज ऊपर की ओर खींच रही थी। धातु का वो अकल्पनीय पिंड अकल्पनीय दबाव में सिकुड़ रहा था, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और विकृत होकर अपना आकार खो रहा था। अनंत की रक्षा करने वाला अदृश्य गुंबद भी ढहने की प्रारंभिक अवस्था में था, और कनख्त का मांस महल द्वीप के तट तक पहुंचने से कुछ ही कदम दूर था। लेकिन उस समय सनी का ध्यान उस ओर नहीं था। इसके बजाय ये शापित पथिक था, जिसने अपना आक्रमण जारी रखने के बजाय अपनी प्रेत सेना को त्यागकर भारी भरकम ग्रेट टाइटन की ओर दौड़ना चुना था। वो दुष्ट, देर से ही सही, सनी को एहसास हुआ कि जैसे उसने और उसके साथियों ने अपने ज्यादातर लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिए थे, वैसे ही उस भयावह प्रेत ने भी अपने लक्ष्य हासिल कर लिए थे। चूंकि वे आसानी से पीछे हट सकते थे, इसलिए वह भी पीछे हट सकता था। बस बात यह थी कि दुष्स्वप्न जीव आमतौर पर इंसानी आत्माओं की गंध का विरोध नहीं कर पाते, इसलिए सनी ने इस घटनाक्रम पर गंभीरता से विचार नहीं किया था। लेकिन शापित पथिक को उसकी मुख्य प्रशंसा पहले ही मिल चुकी थी, कनाख्त के हृदय के अवशेष जो जेट में सुरक्षित थे। अब जब जेट उसकी मुट्ठी में था, तो छाया सेना का नाश करना तो बस एक बोनस था। और ऐसा प्रतीत हुआ कि महान प्रेत ने पहले कनाख्त के टुकड़ों के अपने संग्रह को बढ़ाना जारी रखा, फिर मनुष्यों का वध किया। उसको शाप दो, यह एक उचित विकल्प था। समस्या ये थी कि सनी उस समय प्रेत का पीछा नहीं कर सकती थी। स्लेयर घायल थी और शापित पथिक से बहुत पीछे थी, इसलिए अगर वह अपने जख्मों की परवाह न करते हुए भी उसका पीछा करती, तो भी वो समय पर उसे पकड़ नहीं पाती। सेंट और भी दूर था, जबकि सरपेंट और फाइंड प्रेतों के एक विशाल झुंड में उलझे हुए थे। न तो नेव और न ही डैरोन की छाया पर्याप्त तेज थी, और कठपुतली चलाने वाला भी समय पर उस भयावह प्रेत तक नहीं पहुंचने वाला था। सनी केवल खुद ही जा सकता था, लेकिन अगर वह गया तो शैडो लीजन अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित बढ़त खो देगा और फिर से एक भयानक स्थिति में आ जाएगा। कनाख्त का मांस अब एक पहाड़ की तरह था, इतना पास आ गया था कि उसका विशालकाय शरीर अपनी पूरी घिनौनी महिमा में देखा जा सकता था। झील का उबलता पानी मुश्किल से उसके घुटनों तक पहुंच रहा था, और जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, पूरा महल द्वीप कांप उठा। अब तक वो बस झुककर और हाथ बढ़ाकर किनारे को छू सकता था, और यहीं पर शापित पथिक दौड़ा जा रहा था, झील के किनारे की ओर, ठीक महान टाइटन के सामने। वो अपनी अलौकिक कटार उठा रहा था, मानो उसे टाइटन के शरीर में भोंकने के लिए तैयार हो। उसकी ठंडी, समुद्री रंग की आंखें एक अशुभ रोशनी से चमक रही थीं। सनी ने भयावह प्रेत के मार्ग को रोकने के लिए छाया प्रकट करने का प्रयास किया, लेकिन उसका विरोधी बहुत दूर था, किनारे तक पहुंचने से कुछ ही सेकंड की दूरी पर था। बकवास, सनी ने खुद को बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार कर लिया। लेकिन तभी कुछ अजीब घटना घटी। वेरिडियन कटलेस की अलौकिक चमक अचानक मंद हो गई, और फिर ये और भी धुंधला हो गया। इसके बारे में सोचने के लिए आए। सनी को अचानक एहसास हुआ कि उसने कोई विरिडियन चमक की लहर उत्सर्जित नहीं की थी, और इसलिए कुछ समय में प्रेत के नए झुंड को नहीं बुलाया था। हो, शापित पथिक को भी लगा था कि कुछ गड़बड़ है। बिना रुके उसने अपनी भूतिया कटार घुमाई और फेंकी, जो बारिश की तेज धाराओं को मानो बिजली की चमक से चीरती हुई निकल गई। घूमता हुआ ब्लेड ऊपर की ओर उछला और कनाख्त के मांस के केंद्र पर निशाना साधा। सनी जानता था कि अगर कनाख्त के दो हिस्से आपस में टकराते तो क्या होता, और उसे कभी पता लगाने का मौका नहीं मिला।
क्योंकि ईथर कटलास कभी टाइटन तक नहीं पहुंच पाया। अपने स्वामी के हाथ से छूटने के लगभग तुरंत बाद इसके विरिडियन ब्लेड पर पतली दरारों का जाल फैल गया। और फिर सनी को आश्चर्य हुआ और शापित घुमक्कड़ को भी आश्चर्य हुआ। ये टूट गया, यहां तक कि कनाख्त का मांस भी अचानक हुए विनाश से स्तब्ध रह गया तथा झील के उतले पानी में पहुंचते ही एक क्षण के लिए रुक गया। हालांकि कोई गलती नहीं हुई। उस भयावह प्रेत द्वारा चलाई गई भूतिया कटार उड़ते हुए टूट गई और उसके टुकड़े नीचे गिरते हुए धीरे धीरे अलौकिक प्रकाश में विलीन हो गए। कनख्त की आत्मा नष्ट हो गया था। सनी ने इसके विनाश को आंतरिक रूप से महसूस किया तथा महसूस किया कि इसकी धुंधली लेकिन परेशान करने वाली छाया बिना किसी निशान के गायब हो गई। हाँ, कैसे? उसे अपनी इंद्रियों पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी। धुंध ने मानो उस भयावहता की आखिरी झलक को निगल लिया। फिर धुंध एक परिचित रूप में एकत्रित हो गई। जेट वहां शापित पथिक के सामने एक भयानक दरांती लिए खड़ी थी। वह अभी भी अपने प्रेत रूप में थी, अमर वध के समान भयावह लग रही थी, जिसके हाथों सनी कई बार विभत्स रूप से मर चुकी थी। उसमें कुछ अलग था। जेट की लंबाई तो नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति कहीं ज्यादा भारी हो गई थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वो सचमुच बड़ी हो गई हो। ऐसा लग रहा था मानो अब वो शापित पथिक से भी ऊंची हो गई हो, अपनी बर्फीली नीली आंखों से उसे देख रही हो। शापित पथिक ने भी उसकी तरफ देखा। फिर वह दर्दनाक दरांती नीचे गिर पड़ी, उसके भूतिया शरीर को कंधे से कूल्हे तक पार करती हुई। वो कुछ सेकंड तक बिना हिले डुले अपनी जगह पर जमे रहे, लेकिन एक क्षण बाद भयंकर हवा का झोंका आया और उसे धुंध की तरह दूर कर दिया। ठीक इसी तरह शापित पथिक भी नष्ट हो गया। वो उस शाश्वत शहर के हृदय में पराजित हुआ, जिसकी खोज वो हजारों वर्षों से कर रहा था, तथा एक अधिक कष्टदायक प्रेत द्वारा मारा गया। जेट ने अपनी दरांती नीचे की ओर ऊपर देखा, मानो गहरी सांस लेना चाहती हो। उस समय कैसी की आवाज सनी के सिर में गूंज उठी, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वह ठीक हो जाएगी। 2706 मुर्गी घर में लोमड़ी, आपने एक महान तानाशाह कनखत की आत्मा को मार डाला है। आपने एक भ्रष्ट शैतान को मार डाला है, 9 में से एलिट्स। जेट ने अनंत शहर के अंधेरे आकाश की ओर देखा। उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसके मन में यह विचार आया, धिक्कार है। वो ज्यादा समय से दूर नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर का आसमान टूट रहा था। मूसलाधार बारिश प्रलयनकारी मूसलाधार बारिश में बदल गई थी और जगह जगह विशाल षटकोणीय स्तंभ खंडहर हो चुके शहर के ऊपर ऊंचे उठ रहे थे। दूर से ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश के अदृश्य गुंबद को सहारा दे रहे हों, लेकिन जेट को ये समझने में एक पल से ज्यादा समय नहीं लगा कि वे असल में क्या थे। अदृश्य गुंबद की विशाल सतह अनगिनत षटकोणों से बनी हुई थी, और जैसे ही उनमें से कुछ का अस्तित्व मिट गया, स्टॉर्मसी का ठंडा पानी विनाशकारी दबाव के साथ नीचे की ओर बहने लगा। ये विशाल स्तंभ गुंबद को सहारा नहीं दे रहे थे, वे गुंबद की दरारों से गिरता पानी थे, जो अभी भी अपने आकार में समाया हुआ था। ऊपर से महल कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी जगह मुड़ी हुई धातु का एक विशाल पिंड हवा में तैर रहा था, जो और भी मुड़ते हुए कराह रहा था। हे भगवान, मैं तो बस एक पल के लिए बाहर निकला था। सकारात्मक पक्ष ये था कि छाया सेना प्रेतात्माओं को पीछे धकेलती दिख रही थी, और अब जबकि उन्हें नियंत्रित करने वाला तानाशाह और तानाशाह को नियंत्रित करने वाला शैतान दोनों ही चले गए थे, वे प्रेतात्माएं अब कोई खतरा नहीं रहीं। बहुत जल्द ही उनका सफाया हो जाएगा। सही, जेट को आखिरकार याद आया कि उसने क्या किया था। उसने उन्हें मार डाला था। कनख्त की आत्मा, शापित पथिक, समुद्र का आतंक, डचमैन और उसका भयानक कप्तान दोनों चले गए, उसके हाथों मारे गए, जैसे उनके पहले कई घृणित प्राणी मारे गए थे। जेट ने वर्षों में अनगिनत दुस्वप्न जीवों को मार डाला था, लेकिन फिर भी यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक संत द्वारा एक महान तानाशाह को मारना कोई सामान्य घटना नहीं थी। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था, और फिर भी जेट ने ऐसा कर दिखाया। अंत में ये सब उस निर्णय पर निर्भर था जो उसने कनाख्त के हृदय की आत्मा द्वारा मिस्ट ब्लेड को दी गई विशेष क्षमता को सक्रिय करने के बाद लिया था। जेट शापित पथिक को मारने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगी। यह एक जुआ था, और वह भी खतरनाक। इसलिए अंत में उसने एक अलग दांव खेला। कनखत की आत्मा के स्वामी को मारने की कोशिश करने के बजाय उसने उसमें समा जाना चुना। यह कोई पूरी तरह से लापरवाही भरा फैसला नहीं था। जेट उस समय तक डचमैन और उसके प्रेतों का अध्ययन कर रही थी। उसने खास तौर पर गौर किया था कि भूतिया कटलास लगातार आकाशीय प्रकाश की धारें छोड़ रहा था,
जिससे युद्ध के मैदान में और भी भूतिया योद्धा आ रहे थे, जिसका मतलब था कि उसका कब्जा अभी खाली नहीं हुआ था। कनखत की आत्मा एक भूखा जानवर था जिसने युगों युगों से अनगिनत आत्माओं को खा लिया था। तथापि जेट को खुद भी काफी भूख लगी थी। वो शापित पथिक को मारना चाहती थी, लेकिन यह उसका काम नहीं था। उसका काम उसे रोकना और अपने सहयोगियों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त समय देना था। कनख्त की आत्मा उसकी शक्ति का स्रोत थी, इसलिए अगर वो उसे नष्ट या कमजोर कर पाती तो भी वही परिणाम मिलता। इसके अलावा उसके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक संविधान भी था, क्योंकि वह एक प्रेत थी। इसलिए कनखत के हृदय द्वारा दी गई एक ही धड़कन में शापित पथिक को मारने की कोशिश करने के बजाय जेट ने उसका हाथ काट दिया और उसकी जगह भूतिया कटलास को पकड़ लिया। वो जानती थी कि यह उसे निगल जाएगा। दरअसल कनख्त की आत्मा चुराने का असली मकसद ही इसके द्वारा भस्म होना था। फिर भी जब उसने महसूस किया कि वो विरिडियन ब्लेड की ओर खींची जा रही है, तो वह खुद को घबराए बिना नहीं रह सकी और चुपचाप कोसने लगी। अगले ही पल वो चली गई। कनख्त की आत्मा के गर्भ में दुनिया अलग थी। वास्तव में शुरू में वहां कोई दुनिया ही नहीं थी। वहां न कोई स्थान था, न समय, न जीवन, न मृत्यु, बस एक धुंधली सी चमक जो उसे कीचड़ की तरह घेरे हुए थी। और ऐसी कई आत्माओं की उपस्थिति जिन्हें तानाशाह ने खा लिया था, ठीक उसकी तरह। लेकिन जेट और उन वशीभूत आत्माओं में एक अहम फर्क था। कनख्त की आत्मा के गुलाम बनने से पहले ही उन्हें मार दिया गया था। हालांकि जेट तो शुरू से ही मर चुकी थी। वो एक दुष्ट प्रेत के रूप में कैद में आई थी, न कि एक अभागी आत्मा के रूप में जिसका शरीर छिन गया हो। और इससे जेट को कुछ हद तक आज़ादी मिली, कम से कम कुछ पल के लिए। वो तब तक मरने के कगार पर थी। उसकी आत्मा लगभग पूरी तरह से सूख चुकी थी। कनख्त की आत्मा की अत्याचारी इच्छाशक्ति उस पर उतर आई, उसकी आत्मा भावना का गला घोटने और उसे एक नासमझ, आज्ञाकारी दास बनाने की कोशिश में। हो सकता था कि वह कामयाब भी हो जाती, शायद उसे एक मौका मिल जाता। लेकिन जेट ने कनखत की आत्मा को उस पर विजय पाने का अवसर नहीं दिया। इसके बजाय उसने उस क्षण का उपयोग मिस्ट ब्लेड को उठाने के लिए किया और अपनी हत्या की मंशा को एक धारदार दरांती में केंद्रित कर दिया। उस दरांती का एक वार महान तानाशाह के भीतर की हर मोहित आत्मा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार वहां न तो कोई स्थान था और न ही कोई समय। इसका मतलब था कि सभी बंदी आत्माएं एक ही स्थान पर थीं, और 10,000 प्रहार करने में उतना ही समय लगा जितना एक बार प्रहार करने में लगता था। तो मुर्गीघ में एक लोमड़ी की तरह सोल रीपर जेट ने एक पल में कनख्त की आत्मा के भीतर मौजूद हर एक प्रेत को मार डाला। ओह, सार की एक सुनामी ने उसकी टूटती आत्मा को भर दिया और उसे एक क्षण में ठीक कर दिया। इससे भी अधिक प्रभावशाली था उसके टूटे हुए आत्मा के केंद्र में प्रवाहित होने वाले टुकड़ों का विशाल प्रवाह। कोर, जो दशकों से लगातार बढ़ रहा था, अचानक बड़ा हो गया तथा उसका आकार नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बढ़ गया। वास्तव में ये तुरंत इतना विशाल और भारी हो गया था कि जेट की पालौकिक आत्मा को इसका भार सहन करने में संघर्ष करना पड़ा। ये काफी बड़ा वरदान है, मुझे लगता है। जेट अजीब लगा, ज्यादा शक्तिशाली, हाँ, लेकिन साथ ही खतरनाक रूप से असंतुलित भी। हालांकि वो इस बारे में बाद में बात करेगी। फिलहाल जेट ने अपने पहले वार में ही उस विरिडियन चमक से घिरे हर जीव का वध कर दिया था। उसका दूसरा वार उसकी जेल की दीवारों पर ही लक्षित था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी जानवर द्वारा निगले जाने के बाद उसके पेट में से रास्ता काट रही हो। जल्द ही उसके चारों ओर का अजीब संसार बिखर गया और उसने खुद को एक बार फिर शाश्वत शहर के तूफानी आकाश के नीचे पाया। शापित पथिक के सामने खड़ा अब वो भयावह प्रेत बहुत कमजोर लग रहा था, क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत नष्ट हो चुका था। इस बीच जेट पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। इसलिए उसने अपनी दरांती नीचे लाई और अपने विरोधी को अस्तित्व से मिटा दिया। इस प्रकार शापित पथिक और उसके भयावह जहाज की भयानक कथा समाप्त हुई। इस प्रकार सोल रीपर जेट की गौरवशाली कथा में एक नया अध्याय जुड़ गया। 2707 फिनिश लाइन डचमैन और उसके रेत बेड़े के खिलाफ लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। यह अचानक और बिना किसी चेतावनी के खत्म हो गई जब जेट ने कनख्त की आत्मा को अंदर से चकनाचूर कर दिया और अपने मिस्ट ब्लेड से उसके मालिक को काट डाला। इस समय अपने भूतिया रूप में ठंडी धुंध से घिरी हुई वो सचमुच ग्रिम रीपर जैसी लग रही थी। नाइट वॉकर और उसकी परछाई को फिर से एक साथ जोड़ने के लिए अपनी पूरी इच्छाशक्ति लगाते हुए सनी ने धीरे से सीटी बजाई। वह सचमुच ठीक है। सच कहूं तो बहुत अच्छा लगा। एक बार किसी और ने एक अप्रत्याशित और बेहद अविश्वसनीय, लगभग बेतुका कारनामा कर दिखाया था। सनी अपनी जगह छिन जाने से बहुत खुश थी।
अविश्वास और उत्साह का यह अनोखा मिश्रण। क्या लोग मेरे आसपास होने पर ऐसा ही महसूस करते हैं? शायद ऐसा ही था। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? सनी अपनी भयानक जलन और दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक झुकाने की कोशिश की वजह से पीला पड़ गया था और ठंडे पसीने से लथपथ था, जबकि नाइट वॉकर भी वैसा ही दिख रहा था क्योंकि उसकी आत्मा में सचमुच सुई चुभ रही थी। उसकी आवाज थोड़ी दबी हुई लग रही थी। सनी ने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। ये जेट है, उसने डचमैन को मार डाला। नाइट वॉकर ने कुछ बार पलकें झपकाई। वो सुंदर युवती, उसने उस राक्षस को नष्ट कर दिया? सनी हंसा। हाँ, अनंत शहर के बाहर हर किसी के लिए वो सुंदर युवती शैतान है। आखिरकार वो एक समय शैतान की कमांडिंग ऑफिसर थी। सनी बेपरवाह लग रहा था, लेकिन हालांकि वह नाइट वॉकर जितना स्तब्ध नहीं था, फिर भी वह हैरान जरूर था। जेट ताकतवर जरूर थी, लेकिन अब तक उसने जिस सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराया था, वो एक महान शैतान था, और तब भी एफी और काय ने उसकी मदद की थी। इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जाकर डचमैन को सीधे मार डालेगी। उसने उन्हें एक अप्रत्याशित उपहार दिया था। युद्ध के मैदान में अभी भी अनगिनत प्रेत बचे थे, लेकिन अब जब उनका नेतृत्व करने वाला तानाशाह चला गया था, तो वे एक अव्यवस्थित भीड़ बन गए थे। छाया सेना पहले से ही बढ़त हासिल कर रही थी, इसलिए अब युद्ध नरसंहार में बदल रहा था। विश्राम के दानव का जादू विफल हो रहा था, और जैसे जैसे गुंबद की सतह पर और छेद दिखाई देने लगे, नीचे के खंडहर अब खुद की मरम्मत नहीं कर पा रहे थे। क्रशिंग ने अनंत शहर को एक आखिरी बार नष्ट कर दिया था। सनी के पीछे महल धीरे धीरे दांतेदार स्क्रैप धातु के एक विशाल गोले में बदल रहा था। महल के पार, ओह लानत, झील का पूरा पूर्वी विस्तार सफेद लपटों और काली धूल की घूमती धाराओं से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे नेफिस ने अपना असली पालौकिक रूप प्रकट कर दिया हो, और वह ज्वलनशील अग्नि का एक असीम सागर बन गया हो। ज्वाला और धूल का ये भंवर तेजी से घूम रहा था, और अग्निमय विपत्ति के केंद्र की ओर खिंचा जा रहा था। जल्द ही यह एक चमकदार आकृति में परिवर्तित हो गया जो पानी के ऊपर अकेले मंडरा रहा था, तथा अपनी चमक से अंधेरे को प्रकाशित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नेफिस ने कनाख्त के पागलपन को अपने अंदर समाहित कर लिया हो। ये अविनाशी प्रतीत होने वाले दुस्वप्न प्राणी से निपटने का एक तरीका था। बस उसकी शैली, वो कुछ क्षणों तक स्थिर रही, फिर धीरे से अपना सिर नीचे किया और अस्थिर हाथ से कुछ देर के लिए अपनी आंखों को ढक लिया। तभी उसकी आंखों में एक निर्मल, भयंकर श्वेत प्रकाश चमक उठा। सनी को लगा कि उसने एक अमानवीय विलाप की प्रतिध्वनि सुनी है। लगता है वो भी मर गया है। आह, मुझे अचानक आलस आ रहा है। सनी को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि नेफिस ने कनाख्त के पागलपन को अपने दिमाग में कैसे समाहित कर लिया और उसके आगे झुकने के बजाय उसे जलाकर राख कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा ही करेगी। अगर वो सनी होता, तो शायद उसे उस पागल दिमागी हमलावर से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढने से पहले कुछ सालों तक गुस्से से भरी फुसफुसाहटें झेलनी पड़ती। अब तुम क्या बात कर रहे हो? नाइट वॉकर ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। सनी मुस्कुराया। ओह, नेफिस ने कनाख्त के पागलपन को मार डाला। नाइट वॉकर ने अपना सिर झुकाया। नेफिस, वो सुंदर युवती? सनी ने उसे तीखी निगाह से देखा। हाँ, और अरे कमीने, फिर से खूबसूरत जवान औरत, और कोई शब्द नहीं जानते क्या? नाइट वॉकर शर्म से मुस्कुराया। क्या? मैं तो बस यही कह रहा हूं। वो एक क्षण के लिए रुका, फिर अपनी आवाज में उत्साह के संकेत के साथ पूछा, नेव का क्या हुआ? उसने किसे मारा? सनी ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। प्रेतों का एक झुंड। नाइट वॉकर कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने दूसरी ओर देखा और आह भरी। ठीक है, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। सनी ने भौहें चढ़ाई और वीवर्स नीडल को अपनी आत्मा में घुसा लिया। आउच! उसी क्षण सनी ने शैडो लैंटर्न को हटा दिया। आखिरी छाया अभी अभी छाया द्वार में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए उसे अब और प्रकट रखने की कोई जरूरत नहीं थी। सनी ने जितने हो सके उतने लोगों को भर्ती कर लिया था, और बाकी को छाया क्षेत्र द्वारा पहले ही नष्ट किया जा रहा था। परिणामस्वरूप उत्पन्न सार तूफान लगातार विनाशकारी और भयंकर होता जा रहा था, जिससे उनका अंतिम विनाश तेज हो रहा था। यहां तक कि सनी के अपने अवतार भी अब वहां सुरक्षित नहीं थे। इसलिए हाथ उठाकर उसने छाया लालटेन को वापस बुलाया। छोटा सा पत्थर का लालटेन उसके हाथ में ऐसे प्रकट हुआ मानो कुछ हुआ ही न हो, मानो वो अचानक किसी ब्लैक होल में न बदल गया हो और जिसने रिपोस के दानव के दिव्य जादू और उसके पूरे महल को नष्ट कर दिया हो। उसका द्वार खुला और उसमें से 3 फटी हुई परछाइयां निकली, जो सनी के 3 जर्जर अवतारों में बदल गईं। वापस स्वागत है दोस्तों, बहुत बढ़िया काम किया। उनके पीछे धातु का वो अव्यवस्थित गोला जो द्वीप के ऊपर ऊंचा उठ रहा था,
अचानक नीचे गिरा और एक गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिरा। महल का बस यही बचा था, व्यास में 100 गुना छोटा, पर वजन उतना ही। जैसे ही गोला जमीन से टकराया, पैलेस आइलैंड हिल गया और उसकी सतह फट गई। हवा में उठते धूल और मलबे के गुबार से अपनी आंखें बचाते हुए सनी शांति से सिलाई करता रहा। इस बीच नाइट वॉकर ने उत्तर की ओर देखा, जहां भयानक मांस का एक विशालकाय पहाड़ किनारे के करीब आ रहा था। कनख्त के मांस का आगमन निकट था और छाया अभी आधी ही जुड़ी थी। तो अब केवल यही बदसूरत चीज बची है। सनी ने गहरी सांस ली। हाँ, फिर भी चिंता क्यों? ये तो एक महान टाइटन है। 2708 दुश्मन टाइटन। सनी एक मूर्ख होगा जो एक महान टाइटन से सावधान नहीं रहेगा, विशेष रूप से कनाख्त के मांस जैसे अशुभ से। सच है, उसने एक बार एक शापित तानाशाह का वध किया था, एक ऐसा प्राणी जो कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि यह एरियल के खेल के अंदर हुआ था, जहां कठपुतली चलाने वाले पर लघु लोक के नियमों की कड़ी पाबंदियां थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत वे प्राणी थे जिन पर उसका नियंत्रण था, लेकिन अंत में उस दुष्ट पतंगे को अकेले ही सनी का सामना हाथापाई में करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अब इसकी छाया ने उसे अपनी सेना को नियंत्रित करने में मदद की। हालांकि कनाख्त का मांस किसी भी चीज से प्रतिबंधित नहीं था और वो अपनी शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर सकता था। फिर भी सनी चिंतित तो था, लेकिन ज्यादा चिंतित नहीं था। अकेले महान टाइटन का सामना करना मुश्किल हो सकता था, लेकिन उस समय उसके विरुद्ध 2 सर्वोच्च टाइटन तैनात थे, छायाओं का स्वामी और विनाश का तारा। विनाश की बात करें तो नेफिस ने क्रशिंग की मदद से अनंत शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सनी ने उसे बनाए रखने वाले जादू को उजागर कर दिया था, जबकि उसने शहर को ही मिटा दिया था। अब पानी के षटकोणीय स्तंभों की बढ़ती संख्या ने इसे धीरे धीरे धूल में बदल दिया था और केवल पैलेस द्वीप के आसपास का क्षेत्र ही अभी भी अछूता बचा था। खैर, अपेक्षाकृत सुरक्षित। महल तो नष्ट हो गया था और पूरा द्वीप दरक गया था। छाया सेना अभी भी बचे हुए प्रेतों को हटा रही थी, जिससे नुकसान और बढ़ गया था। कितना अद्भुत विनाश है! शाश्वत शहर हजारों वर्षों तक जीवित रहा था, लेकिन सनी और नेफिस ने इसे एक दिन में ही नष्ट कर दिया। अब उन्हें केवल कनख्त के मांस को नष्ट करना था, या कम से कम उसे इतना रोकना था कि वह नाइट वॉकर को फिर से नश्वर बना सके। सनी ने अपने विकल्पों पर ध्यान से विचार किया, जबकि उसके अवतार द्वीप के उत्तरी किनारे पर चले गए। उसने कठपुतली चलाने वाले को भी छोड़ दिया, ये सोचकर कि छाया सेना उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना भी काम पूरा कर सकती है। इसलिए उसके 4 अवतार जेट के पास छाया से बाहर निकल आए। वो अभी भी अपने प्रेत रूप में थी तथा शांति से उभरते हुए टाइटन को देख रही थी। अपने अवतारों को एक में विलीन होने देते हुए सनी ने एक क्षण के लिए शक्ति की लहर का आनंद लिया और एक भान उठाए। तुम वापस इंसान क्यों नहीं बन रहे हो? उसकी भूतिया आंखों ने उसे दूर से घूरा। जेट कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कंधे उचका दिए। ओह, किसी तरह एक पल के लिए यह अधिक स्वाभाविक लगा। उनके चारों ओर का कोहरा उसके अलौकिक रूप और उसकी दरांती में समा गया। फिर वह वापस मानव रूप में बदल गई और मुस्कुराने लगी। धिक्कार है, मैं तो लाश जैसा दिख रहा हूं। उसका कवच फटा हुआ था और चेहरा खून से लथपथ था। शापित वांडरर के खिलाफ द्वंद्व युद्ध झेलने के बाद जेट काफी क्षत विक्षत दिख रही थी। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से स्लेयर जितनी क्षत विक्षत नहीं थी। यह उस शत्रु से लड़ने में अंतर था जिसका आपने पूरी तरह से मुकाबला किया था और जिसका आपने पूरी तरह से मुकाबला नहीं किया था। सनी ने एक क्षण तक उसे घूरा, फिर तटस्थ भाव से कहा, तुम एक लाश हो। जेट मुस्कुराया, कम से कम मेरे पास एक लाश तो है, तुम तो बस एक डरावनी परछाई हो। सनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। माफ करना, डरावना? मैं सिर्फ एक डरावना साया नहीं हूं, मैं 6 और साए भी हूं। वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर गंभीरता से बोला, और डचमैन को मारने के लिए अच्छा काम किया। जेट ने सिर हिलाया। महल को नष्ट करने का अच्छा काम किया। आपको एक विध्वंस कंपनी खोलने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कहकर वह मुड़ी और कनख्त के मांस की ओर देखने लगी। वो एक क्षण चुप रही, फिर पूछा, तो अब क्या? उस खूंखार जोड़ी को मारकर मुझे काफी कुछ हासिल हुआ है। सार, टुकड़ों का सैलाब, और उनकी आत्माएं भी अब मिस्ट ब्लेड में फंसी हुई है। हालांकि मुझे ये स्वीकार करने में जितना भी अरुचि हो, मुझे नहीं लगता कि मैं कनाख्त के एक और हिस्से से लड़ने के लिए तैयार हूं। सनी ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तुम्हें वापस जाना चाहिए और कैसी और नेव की मदद करनी चाहिए ताकि वे रेत आर्मा के बचे हुए अवशेषों को खत्म कर सकें। हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। वो एक क्षण के लिए सोचने के लिए रुके और फिर बोले,
ओह, और चूंकि यह पूरी जगह बिखरती हुई प्रतीत होती है, इसलिए चेन ब्रेकर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ और यहां से निकल जाओ। महान टाइटन को धिक्कार है। जेट ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारा अभियान अब समाप्त होने वाला है। उसने अपने चारों ओर तबाही का दृश्य देखा, फिर आह भरी और झील की ओर पीठ कर ली। यह मजेदार था, लेकिन साथ ही चलो अगली बार कुछ कम रोमांचक करते हैं। सनी को यकीन नहीं था कि वो नेकनियति से ऐसा वादा कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। ठीक है, दरअसल मैं अंडरवर्ल्ड की खोज के बारे में सोच रहा था। लेकिन जेट पहले ही भाग रहा था। नहीं, कोई मौका नहीं। इसके बजाय कैसी को ले लो। उसने अभी तक छाया के भगवान के साथ एक आश्चर्यजनक साहसिक कार्य नहीं किया है। इसके साथ ही वो चली गई। हालांकि सनी उस टूटे हुए किनारे पर अकेली नहीं थी। बातचीत के दौरान किसी समय नेपिस उनके पीछे पत्थरों पर गिर पड़ी थी। उसके चांदी जैसे बाल हवा में हल्के से हिल रहे थे। अब वो पानी के किनारे सनी के पास खड़ी हो गई और दोनों ने निकट आते टाइटन को देखा। वो क्यों भाग गई? तुमने क्या कहा? सनी खांसते हुए बोली। मैंने अभी अभी अपनी योजनाएं साझा की है। आप जानते हैं, एक आखिरी अभियान। वो एक क्षण के लिए चुप रही। अच्छा ऐसा है। उसकी आवाज कुछ हद तक भावशून्य और भावशून्य होनी चाहिए थी, लेकिन वह अजीब तरह से भावशून्य लग रही थी। सनी ने उसे ध्यान से देखा। उसे लगा कि उसकी प्रेमिका में कुछ बदलाव आ गया है। कनेक्ट का पागलपन। मैं मानता हूं कि यह मर चुका है। नेफिस ने थोड़ा कंधे उचकाए। ये खत्म हो रहा है। इसे अपने दिमाग में रखना बहुत फायदेमंद रहा। मुझे लगता है कि मैंने भ्रष्टाचार के ज्ञान में महारत हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सनी मंद मंद मुस्कुराए। अच्छी बात है। वो चुप हो गया, फिर उसी स्वर में पूछा, तो हम इस महान टाइटन को कैसे संभालेंगे? नेफिस ने विशाल विस्तार में फैले उस घिनौने चलते हुए विचित्र मांस के पहाड़ को देखा और अपनी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैं ऊपर जाऊं, तुम नीचे जाओ। सनी ने एक क्षण तक उसका अध्ययन किया। क्या यह मेरी ऊंचाई के बारे में टिप्पणी थी? अंततः नेफिस टाइटन से दूर हो गया और चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। मुझे आपकी ऊंचाई पसंद है। सनी को फिर खांसी आई। ओह, तो फिर यह अच्छी बात है। हालांकि जैसे ही नेफिस ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। रुको, अरे, तुमने मना तो नहीं किया? 2709 शरीर में। नेफ की त्वचा एक चकाचौंध कर देने वाली चमक से भर गई और उसके पीछे दो खूबसूरत पंख खुल गए। वो शाश्वत नगर के दहते आकाश में उड़ी और घृणित महान टाइटन की विशालकाय आकृति से मिलने के लिए ऊपर उठी। ऐसा लग रहा था मानो कोई टूटता हुआ तारा जमीन से निकलकर उसके विशाल सिर को भेदने के लिए निकल रहा हो, जो शुद्ध प्रकाश के एक विशाल प्रभामंडल से घिरा हुआ था। प्रकाश और अंधकार आपस में टकराए और अंधकार ने रास्ता बनाने के लिए अलग हो गया। विनाश के तारे के गुजरने से प्रकाशित अनगिनत वर्षा की बूंदें बहुमूल्य रत्नों की तरह चमक उठी। उसी समय सायों का एक ज्वार सनी को निगल गया और उमड़ पड़ा और शैडो कोलोसस में बदल गया। जैड मेंटल ने उसे एक भयानक काले कवच से ढक दिया। उसने सरपेंट को बुलाया, जो एक अंधकार में ओडाची में बदल गया, जिसकी लंबाई कम से कम 200 मीटर थी। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि मेरी ऊंचाई कोई मुद्दा नहीं है। सनी मुस्कुराया। उसका खोल सचमुच बहुत बड़ा था, लेकिन कनाख्त के मांस की विशाल आकृति के सामने, जो मुश्किल से उसके घुटने तक पहुंचती थी, वो छोटा लग रहा था। वो उसे और ऊंचा बना सकता था, लेकिन इतने विशाल आकार को बनाए रखने के लिए जरूरी प्रयास की मात्रा कई गुना बढ़ जाती, खासकर ये देखते हुए कि एक असली खोल कितना जटिल होना चाहिए। इसलिए, हालांकि यह आकार उसकी सीमा नहीं थी, फिर भी यह सबसे अच्छा विकल्प था। चलो एक टाइटन से लड़ते हैं। सनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसी समय उन्होंने शाप के कमजोर करने वाले अभिशाप जादू को सक्रिय कर दिया, जिसमें उनकी छायाबद्ध स्मृति के 4 लिंक मिलकर कनाख्त के मांस की ताकत को लूटने के लिए काम कर रहे थे। इसका प्रभाव शक्तिशाली और तत्काल था, जिससे झील से ऊपर उठते समय ग्रेट टाइटन थोड़ा लड़खड़ा गया। नेफिस तब तक लगभग उस तक पहुंच ही गई थी। हालांकि सीधे हमला करने के बजाय उसने विशालकाय दुस्वप्न प्राणी के चारों ओर चक्कर लगाया, मानो पीछे से उस पर हमला करने का इरादा रखती हो। हालांकि टाइटन्स विशालकाय थे, वे अपेक्षाकृत धीमे भी थे, या कम से कम अपने अकल्पनीय आकार के कारण धीमे ही माने जाते थे। इसके विपरीत नेफिस असंभव रूप से तेज था, इसलिए दुश्मन को घेरने की कोशिश करना एक अच्छी रणनीति लग रही थी। हालांकि असल में कनाख्त के मांस को इस बात की परवाह ही नहीं थी कि हमला कहां से हुआ। उसका विकृत रूप इंसान जैसा था, लेकिन इंसान जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। जैसे ही नेफ्स उसके सिर के पिछले हिस्से के पास पहुंचा,
उसके कंधों से खून से लथपथ मांस की अनगिनत लंटें किसी रेंगते हुए जंगल की तरह फूट पड़ी, जो उसे भेदने, घेरने और दम घोटने की धमकी दे रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी जोरदार प्रहार करना उसके युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य नहीं था। असली उद्देश्य तो बस कनाख्त के मांस के पीछे पहुंचना था, क्योंकि अब जब नेफिस उसके पीछे था तो उसकी चकाचौंध भरी चमक ने टाइटन की परछाई को महल द्वीप पर डाल दिया। और वहां सनी ने अपने घातक ओडाची के मूठ पर से पकड़ हटाई और फिर उसे पूरी तरह से उस छाया में डाल दिया। उसी समय बहते आकाश से कनाख्त का नाम गूंजा और नेफिस ने उस महान दैत्य पर अग्नि और विनाश का आह्वान किया। लाल तानों के जंगल से वापस उड़ते हुए उसने आशीर्वाद लहराया और उसकी धार से ज्वाला का एक विशाल गुबार छोड़ा। ऐसा लगा जैसे उसकी तलवार अचानक सैकड़ों मीटर लंबी हो गई हो और उस दैत्य की गर्दन को साफ साफ काट रही हो। कनाख्त का शरीर कमजोर हो चुका था। फिर नेफिस और सनी ने एक साथ वार किए। सनी ने उसकी आत्मा पर निशाना साधा, जबकि नेफिस ने उसके भौतिक शरीर पर। महान टाइटन कांप उठा, उसका सिर गिरने लगा, उसकी विशाल गर्दन पर एक जली हुई खाई खुल गई। हालांकि एक क्षण बाद अनगिनत रस्सियां उस भयानक घाव से मांस की तरह निकली और खाई को चीरती हुई निकली। उन्होंने सिर को वापस गर्दन से जोड़ा, फिर तनाव देकर कटे हुए हिस्सों को वापस जोड़ दिया। एक क्षण बाद वह भयानक घाव पूरी तरह से गायब हो गया, मानो वो कभी था ही नहीं। भयावह दुर्जन्म प्राणी की आत्मा भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नहीं थी, या संभवतः उसने भी पलक झपकते ही अपने आप को ठीक कर लिया था, ठीक वैसे ही जैसे शरीर ने किया था। सनी ने मुंह बनाया, ये बुरा होगा। एक दिल की धड़कन के बाद कनाख्त के मांस ने जवाबी हमला किया। आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ते हुए वह आगे झुका और अपनी भयानक मुक्का जमीन पर दे मारा, लेकिन सनी की तेज प्रतिक्रिया के कारण वह बाल बाल बच गया। पूरा द्वीप कांप उठा, उसकी सतह पर पड़े घाव और चौड़े होते गए। उसी समय उसकी पीठ से अचानक दो और विशाल भुजाएं खून की धार के साथ निकली, नेफिस को पकड़ने के लिए। झील पीछे हटी, फिर एक ऊंची लहर के रूप में वापस लौट आए। वह था सनी। ग्रेट टाइटन की भुजा से 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं था। उसकी विशाल मुट्ठी एक छोटे से गड्ढे में टिकी हुई थी, उसकी ओडाची की मारक दूरी के भीतर। वो पहले से ही सही मुद्रा में था, इसलिए उसे एक विनाशकारी वार करने में बस एक धड़कन ही लगेगी। बंद करना। हालांकि इससे पहले कि सनी उस विनाशकारी प्रहार से बचने के लिए अपने कंधे पर थपथपा पाता, उसकी विशाल बाह का मांस ऐंठ गया और उसमें से अनगिनत शाखाएं उसकी ओर निकल पड़ी। इस बार उनसे बचने का कोई समय नहीं था। ऊपर नेफिस एक दीप्तिमान आत्मा बन गई थी। उस चमकती हुई आकृति से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसने उसके दोनों हाथों को चीर-फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन नष्ट होने के बजाय खून बहते हुए स्टंप से नए हाथ उगाए, जो फिर से उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसी समय सनी लाल लताओं से घिर गया। वे उसके कवच पर रेंगते हुए उसके हिस्सों के बीच की दरारों को भेदते हुए आगे बढ़े। दो लताएं उसके हेलमेट के छज्जे को भेदती हुई शैडो कोलोसस शेल की आंखों में धंस गईं। उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया वो वास्तव में गंभीर नहीं था, लेकिन तभी कुछ भयानक घटना घटी। महान टाइटन का मांस केवल शैल को नुकसान पहुंचाने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वह बढ़ता गया और शैल में अनगिनत ट्यूमर की तरह फैल गया। मानव शरीर की आकृति में बना शैल संक्रमित हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, और फिर आक्रमणकारी बीमारी ने उसे रूपांतरित कर दिया। धिक्कार है, सनी को अपने ही खोल से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सैकड़ों मीटर दूर छाया से बाहर आकर उसने विशालकाय छाया कोलोसस पर स्तब्ध दृष्टि डाली। यदि इसे अभी भी ऐसा कहा जा सकता है, खून से लथपथ और भेदित, यह अपने पीछे मौजूद विशालकाय दुस्वप्न प्राणी से बिल्कुल अलग नहीं लग रहा था। ये कनाख्त के मांस से संक्रमित हो गया था, ये कनाख्त का मांस बन गया था। लाल विशालकाय प्राणी कांप उठा, फिर एक कदम आगे बढ़ा, फिर एक और, फिर वह महान टाइटन की बाह से टकराया और उसमें समा गया, उस भयानक प्राणी का एक हिस्सा बन गया। पहले इस द्वीप की टूटी हुई जमीन पर खड़ा सनी कांप उठा। मैं अब उन परछाइयों को महसूस नहीं कर सकता। केवल सर्प ही बच निकलने में कामयाब रहा। उसने अपना आत्मा जानवर रूप धारण कर लिया और सरकते हुए भाग गया। सनी का खोल सचमुच पूरी तरह से गायब हो चुका था। 2710 बढ़ता खतरा कमजोर होने पर भी कनखत का मांस भयानक था। वो विशाल था, उसकी शक्ति किसी प्राकृतिक आपदा जैसी थी, उसकी जीवन शक्ति असीम थी, और उसकी इच्छा शक्ति एक विशाल महासागर की तरह थी, जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उस महान टाइटन के चारों ओर की दुनिया को नया आकार दे रही थी। इससे भी बदतर, इसका विकराल शरीर असीम रूप से लचीला था, जो युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए आश्चर्यजनक गति से रूपांतरित होता था।
इसने इस राक्षसी दुस्वप्न प्राणी को पूरी तरह से अप्रत्याशित बना दिया और इसलिए अनगिनत गुना अधिक खतरनाक। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि कनेक्ट का मांस बढ़ सकता था। ये किसी भी जीवित प्राणी को या किसी जीवित प्राणी के किसी भी रूप को संक्रमित कर सकता था और फिर उसे अपना अंग बना लेता था। मैं इसे खुद को छूने नहीं दे सकता। अपने शेल का हश्र देखकर सनी काफी परेशान हो गया। उसे जरा भी यकीन नहीं था कि उसका शरीर कनेक्ट के मांस का सामना कर पाएगा, भले ही वीवा के वंश ने उसमें कुछ बदलाव कर दिया हो। और चूंकि ऐसा प्रतीत होता था कि प्रकट छायाएं भी परजीवी टाइटन के लिए मेजबान बन सकती हैं, कम से कम यदि वे जिस रूप में प्रकट होती हैं वह जीवित प्राणियों जैसा हो, तो वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि अपने प्राकृतिक रूप के पक्ष में मानव शरीर को त्यागने से भी कोई लाभ होगा। मैं किसी ऐसी चीज को कैसे मार सकता हूं जिसे मैं छू नहीं सकता? फिलहाल सनी ने अपनी मूल रणनीति जारी रखने का फैसला किया और दुर्स्वप्न प्राणी की आत्मा को नष्ट करने के उद्देश्य से उसके शरीर को निशाना बनाने के बजाय महान टाइटन की छाया पर हमला किया। नेफिस और सनी कानाख्त के मांस से टकरा गए, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई और कंपन होने लगा। उनके द्वारा छोड़ी गई शक्तियों का प्रकोप इतना भयानक था कि महल द्वीप पानी में ढहने लगा, जबकि पानी खुद उबल रहा था और ऊंची लहरों की अशांत अराजकता में उबल रहा था। उनके भयानक युद्ध की गूंज प्रेतों और परछाइयों पर छा गई, जिससे कई लोग रुक गए। वे आइवरी द्वीप तक पहुंच गए, जिससे उसकी जंजीरें खड़खड़ाने लगी और उसकी स्वर्गीय सतह पर उगे पेड़ हिलने लगे। नेफिस ने भस्म करने वाली ज्वाला और विनाशकारी प्रकाश की किरणों की धाराएं छोड़ी, जिससे महान टाइटन का शरीर जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। सनी उसकी परछाई का पीछा करता रहा, एक के बाद एक वार करता रहा। उन्होंने बिना किसी शब्द का प्रयोग किए सहजता और सहजता से एक साथ काम किया। ऐसा नहीं है कि इससे उन्हें कोई फायदा हुआ। युद्ध में एकजुटता और सहयोग बेहद जरूरी थे, लेकिन जब दुश्मन किसी भी समय किसी भी तरह से रूप बदल सकता था, तो उनके पास एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई कमजोरी नहीं बचती थी। उनके हमलों का समय या दिशा चाहे जो भी हो, कनाख्त का मांस हमेशा उन्हें भयानक प्रभाव से जवाब दे सकता था, और अगर वे उसे गंभीर घाव भी पहुंचा देते, तो वे घाव बिना कोई निशान छोड़े आसानी से भर जाते। इस बीच महान टाइटन स्वयं अत्यधिक शक्तिशाली था और उसका हर भयानक हमला उन्हें नष्ट करने की धमकी देता था। खैर, शायद नहीं। आखिरकार सनी के 7 अवतार थे, इसलिए अगर कोई हमला होता भी तो वह अपने कुछ हिस्से खो देता। इस बीच नेफिस खुद को अंतहीन रूप से ठीक कर सकती थी। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि उसे मारना संभव है या नहीं। कनेक्ट का मांस तो दूर की बात है, लेकिन अपनी दृढ़ता के बावजूद वे इस युद्ध में नुकसान में थे, क्योंकि महान टाइटन के विपरीत उनके पास बचाने के लिए कुछ था। उन्हें आइवरी द्वीप की रक्षा करनी थी, साथ ही अपने साथियों जेट, कैसी और नेव की भी। सबसे बढ़कर सनी को अपने पिछले अवतार और नाइटवॉकर से कनाख्त के मांस को दूर रखना था, क्योंकि उसकी परछाई को उसके साथ फिर से मिलाने की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आनी थी। इसलिए उन्होंने ग्रेट टाइटन को वापस झील में धकेल दिया और उथले पानी में लड़ाई जारी रखी। तभी नेफिस अंततः हमले से बचने में असफल रहा। कनेक्ट के मांस के विशाल शरीर से उगते हुए प्रतान ने उसे जकड़ लिया जब वह आत्मिक ज्वाला की ज्वाला प्रज्वलित करने की तैयारी कर रही थी। वो उस समय प्रकाश से बनी एक आत्मा थी, पूरी तरह से ज्वाला से बनी एक प्राणी, जिससे टाइटन के लिए संक्रमित करने के लिए कोई मांस नहीं था। फिर भी लाल मांस की लहर ने उसे घेर लिया। और फिर कुछ सचमुच परेशान करने वाली घटना घटी। कनेक्ट के मांस के लिए कोई शरीर नहीं था जिसे वह संक्रमित और नियंत्रित कर सके, इसलिए उसने एक शरीर बनाया। नेफिस को धनके हुए मांस के रेशे धीरे धीरे उस दीप्तिमान आत्मा के चारों ओर उसकी अपनी आकृति का एक विकृत रूप धारण कर लेते थे, उसे खून बहते मांस के पिंजरे में कैद कर देते थे। यह कोई साधारण भौतिक बाधा भी नहीं थी। जब कनेक्ट के मांस ने नेफिस के लिए एक शरीर विकसित किया, तो वह विद्रोही खोल वास्तव में उसका शरीर बन गया, और चूंकि अब उसके पास एक शरीर था, इसलिए टाइटन उसे संक्रमित कर सकता था। एक और भयानक विस्फोट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, और नेफिस उस शरीर से बच निकली जो उसके मन और आत्मा पर आग की एक बवंडर में थोपा गया था। हालांकि वो थोड़ी परेशान लग रही थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कैसी ने उनके संदेश प्रसारित किए जिससे वे एक दूसरे से बात कर सके। शारीरिक हमलों का कोई असर नहीं होता, यह इतना बड़ा है कि इसे राख नहीं बनाया जा सकता, और इसके शरीर पर जो भी जलन के निशान मैं छोड़ता हूं, वे बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। इसकी आत्मा भी अकल्पनीय रूप से लचीली है। टाइटन से लड़ने का एहसास कुछ ऐसा ही था। वो प्राणी अंतहीन, अक्षय लग रहा था, उसे नष्ट करना नामुमकिन। सनी को थोड़ी आशंका होने लगी थी, तो फिर हम क्या करें?
वे वास्तव में समय तक रुक भी सकते थे क्योंकि कनखत का मांस बहुत शक्तिशाली था। यहां तक कि मृत्यु इच्छा का भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। मैं नेफिस कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर उसने अपना शेष संदेश कैसी को दे दिया। मुझे यकीन नहीं है। हमें इस पर लगातार हमला करते रहना होगा, जानकारी इकट्ठा करनी होगी और फिर कुछ ऐसा करना होगा जो कारगर हो। अगर कुछ ऐसा हो जो काम कर सके तो। सनी ने दांत पीस लिए। काश। और उसी समय एक परिचित आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी। वो आवाज जानी पहचानी थी, बिल्कुल। आखिरकार वो सनी की ही तो थी। ये हैंडी ब्रेसलेट की आवाज थी। ये कहा, आपकी छाया विकसित हो गई है।